डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो कि डार्विन द्वारा दी गई थी, उनके कुछ नियम हैं। उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की और बहुत से जीवों पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए जो कि इस प्रकार है। ओवर प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग, कुछ जो स्पीसीज होती हैं जिनके की उत्पन्न होकर उनके वाइबिलिटी या जीवित रहने की क्षमता जो होती है कम होती है, क्योंकि पर्यावरण जो होता है वो उनको परमिट नहीं करता है। तो ऐसे स्पीसीज बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम मधुमक्खी या छोटे इंसेक्ट के बारे में कह सकते हैं कि वो एक टाइम में मिलियंस एग्स देते हैं। एफिड्स हुए, बहुत छोटे छोटे जीव हुए। लेकिन जो बड़े एनिमल्स हैं वो बहुत, उनमें प्रजनन की क्षमता या उत्पन्न किए जाने वाले ऑफस्प्रिंग की जो नंबर्स होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि हम हाथी को देखें, वो एक बार में केवल एक ही बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे जीव हैं, जैसे कि हम डॉग्स को देखें, कैट को देखें, तो उनमें क्योंकि सर्वाइवल की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, उनको स्वयं की जाति व अन्य जातियों के साथ संघर्ष व स्पर्धा करनी होती है। इसलिए वो उनका जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो अधिक होती है। कंपटीशन, जो भी स्पीसीज उत्पन्न हुई है उनमें जगह को लेके, फूड को लेके, क्योंकि वो हमेशा लिमिटेड रहता है, तो उनमें कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए। और जो इनमें संघर्ष होता है, जो इस संघर्ष में जीत जाता है वही जीवित रहता है और अपना आगे लाइफ जो है प्रोसीड कर पाता है। वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग, इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज वेरी एंड दीज आर इनहेरिटेंट। वेरिएशन, जो स्पीसीज अपने वातावरण, क्योंकि जेनेटिकली डीएनए, आधा जो डीएनए है वो मदर के थ्रू आता है, आधा फादर के थ्रू आते हैं गुणसूत्र, जिसकी वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें वेरिएशन पाए जाते हैं। और वेरिएशन जो होते हैं वो इनहेरिटेंस होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो जो भी कैरेक्टर्स, लक्षण आसपास के इन्वायरमेंट या जिस प्लेस में या जिस वातावरण में वो रह रहे हैं उनके लिए सूटेबल रहता है, आगे फर्दर जा सकते हैं, वही अमंग वही इनहेरिटेंट होते हैं। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, हमें ह्यूमन बीइंग की अलग अलग फेसेस या अलग अलग जो संरचनाएं वो दिखाई देंगी उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ नेचुरल सिलेक्शन को प्रदर्शित करता है ये जो चित्र हैं, जिसमें कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। प्रत्येक जीव अपने आप से, अपनी जाति से अन्य जातियों के साथ स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल सर्वाइवल के लिए करते हैं। रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि स्ट्रगल इसलिए आवश्यक है, अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। एडेप्टेशन, ड्यू टू वेरिएशन सम इंडिविजुअल्स आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जब कोई जीव स्ट्रगल करता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति बेटर अडेप्टेड हो जाता है और सर्वाइव करता है। जैसे हमने कई बार सुना होगा या हम देखते हैं कि हम मच्छरों को मारने के लिए अलग अलग प्रकार के कॉइल्स या इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मरते हैं। स्टार्टिंग में तो मर जाते हैं, लेकिन बाद में, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से या उस जो भी हम यूज़ करते हैं उनके प्रति एडेप्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से एंटीबायोटिक या जो भी हम जैसे आप लोग फसलों के लिए, फसलों में इंसेक्ट या इस प्रकार के जानवरों को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन वो पेस्ट भी उस वातावरण या उस पेस्टिसाइड के प्रति अडेप्टेड हो जाते हैं। और जो अडेप्टेड हो जाएगा उस एनवायरनमेंट के प्रति, वो आगे सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा।
नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। Environmental factors will select the optimum strain. The best fit will survive and reproduce. जो प्रकृति है उनके द्वारा भी सेलेक्ट किया जाता है बेस्ट चीज़, और जो बेस्ट होता है वही फिट होता है और वही सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। स्पीशिएशन। ओवर मैनी जनरेशन फेवरेबल adaptation accumulate and many changes leads to new species. नई जातियों का विकास किस प्रकार से होता है? जो जाति बेस्ट होगी वही सरवाइव करेगी अपने इन्वायरमेंट के प्रति, क्योंकि स्पीसीज या किसी भी जाति में अपने पर्यावरण के प्रति जो भी फेवरेबल, क्योंकि उसे जीवित रहना है और पर्यावरण अगर चेंज होता है तो अगर उस एनिमल ने या उस जीव ने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किए हैं तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। और ये चेंजेस जो होते हैं वो उसको अडेप्टेड करता है, जो कि अक्यूमुलेट होते रहते हैं उसके जेनेटिक जो ड्रिफ्ट होता है या उसके डीएनए के स्ट्रक्चर में, जिससे वो नई स्पीसीज की तरफ मुड़ता है या गमन करता है। यहाँ दो चित्र हैं जिसमें कि ये है एक पक्षी है गालापागोस के। गालापागोस एक द्वीप है जिसपे कि डार्विन ने गए थे और उन्होंने वहाँ अध्ययन किया, जिसको फ्रेंचेस कहते हैं। इनकी चोंच को अगर हम देखें तो ये इवॉल्व हुई हैं अलग अलग प्रकार का, इनमें डेवलपमेंट कहें या चेंजेस कहें, क्योंकि ये इस प्रकार का चेंजेस इस वजह से है क्योंकि इन्हें जो भोजन प्राप्त होगा वो अलग अलग सोर्स से होगा। पहले जो पक्षी होते थे ये पेड़ों पर रहते थे और पेड़ों पे रहने की वजह से इनको जो आसानी से इंसेक्ट वगैरह मिल जाते थे वो ये खा लेते थे, या फिर बाद में इनमें कुछ परिवर्तन हुआ, इनकी जो चोंच है वो इतनी ब्रॉड ना होकर थोड़ी कम ब्रॉड हुई, क्योंकि इन्हें जो पेड़ों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें से निकाल के इंसेक्ट खाना पड़ता था, वो खाने लगे। उसके पश्चात ये वाले तो जो सीड्स खाते थे और भी नुकीली हुई, क्योंकि उन्हें जो कुछ जो हैं पेड़ों पे से लैंड पर आ गए थे जहाँ पर उन्हें जो भी मिलते थे कुछ बहुत नुकीली इस वजह से होती थी क्योंकि किसी होल में से या कोई छिद्र में से इंसेक्ट को खाना है, जैसे चींटियाँ वगैरह हैं वो उनके बिल में से खाना है। तो इस प्रकार से अगर इसी प्रकार की बीक होती तो ये कब की ही जाति विलुप्त हो चुकी होती, भूख की वजह से, क्योंकि जो भोजन ग्रहण करना उनको यहीं से ग्रहण करना है, और अगर इसी प्रकार की बीक रहती तो ये जीवित नहीं रह पाते हैं, बिल्कुल विलुप्त हो चुके होते। नीचे एक और एग्जाम्पल है। पहले ये जो मौत होती थी सभी जो थी दो कलर्स होते थे, एक सफ़ेद रंग की होती थी और ये एक ब्लैक कलर की होती थी। पहले इन वाइट वाली जो मौत है इनका नंबर बहुत अधिक हो जाता था, क्योंकि जो पक्षी थे वो इस पेड़ की छाल पर इनको आसानी से देख लेते थे ब्लैक वाली मौत को और इनको खा जाते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ने लगा, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जो पेड़ की छाल वगैरह है ये ग्रे कलर की डार्क कलर की होने लगी। अब जब डार्क कलर की होने लगी तो जो वाइट वाली मौत है वो आसानी से दिख जाती थी और ये इसको खा जाते थे। इसकी वजह से ये जो ब्लैक वाली मौत है अब इनका नंबर बढ़ गया है। तो जो प्रकृति होती है वो डिसाइड करती है किन को रहना है और किन को विलुप्त होना है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेरिएशन? जो वेरिएशन का सोर्स आता है वो रिप्रोडक्शन से आता है, जहाँ पे कि मेल और फीमेल के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें मिक्सिंग होती है। इन मिक्सिंग के वजह से जो जायगोट बनता है उनमें दोनों के लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। वाई वेरिएशन इम्पॉर्टेंट टू इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज इंक्रीज द चेंजेस ऑफ सर्वाइवल व्हेन कंडीशन चेंज। क्योंकि अगर कंडीशन चेंज होगी
तो ये इस प्रकार के वेरिएशन ही उनको उस वातावरण में रहने के लिए अ, काबिल बनाते हैं, अदरवाइज वो विलुप्त हो जाएंगे। Fossils evidence show evolutionary progress without set direction. What does it indicate when branches end? यहाँ पर फॉसिल्स एविडेंस बताते हैं कि जो इवोल्यूशन की प्रोग्रेस हुई है वो किसी भी सेट डायरेक्शन में नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर हम घोड़े के विभिन्न प्रकार के जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में जब देखेंगे तो ये जो इवोल्यूशन है वो एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुआ है। वो एक बस किसी व्हाट डज इट इंडिकेट्स व्हेन ब्रांच एंड, ये अलग अलग प्रकार के, क्योंकि इनका जो साइज़ और इनको अलग अलग तरीके से देखा जाए, इनके लिम्स का साइज़ तो वो डिफ़र है, और योग्य होने की वजह से या इन्वायरमेंट में सुटेबल कंडीशन में आने के लिए उनमें ये चेंजेस हुए हैं। ये हम पढ़ चुके हैं बीक के साइज़ या बीक का जो शेप है उसमें किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं अपने वातावरण के अकॉर्डिंग, अपने सर्वाइवल के लिए। ऑब्जर्व नेचुरल सिलेक्शन, इंसेक्ट रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। क्योंकि हम देखते हैं जो इंसेक्ट होते हैं हम जो कि इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो चुके होते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस अकर, वेरिएशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, रिप्रोडक्टिव सोर्सेज, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, पॉपुलेशन चेंजेस, ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के रेजिस्टेंस पावर डेवलप होती है इन एनिमल्स में, इन जीवों में भी। हाउ डू वी डिटरमाइन विच ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड, जब कैसे हम पता लगाते हैं, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और जब उनको उनकी समानता व असमानता के अकॉर्डिंग एक लाइन डायग्राम शो करते हैं या एक ट्री बनाते हैं, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव हम कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट और उसकी बायोकेमिस्ट्री, जिससे कि उनके मध्य जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी होती है उनके अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है। अब ये होमोलोगस ऑर्गन, इनके जो एनाटॉमी पढ़ते हैं हम, बोन स्ट्रक्चर, उनके सेल स्ट्रक्चर आदि को पढ़ने से पता लगता है कि कौन से ऑर्गन्स में सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन से जो ऑर्गन हैं उनमें डिसिमिलैरिटीज़ हैं। Molecular data is the best way to compare organism to relatedness, compare gene protein। अब हम आज के टाइम में जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम का जो मॉलिक्यूलर डेटा होता है डीएनए उसको कंपेयर करते हैं जिससे स्टडी होती है। थैंक यू।